हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 12 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो एनआरसी और सीएए के बारे में है, तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स बिगिन। तो आर्टिकल की हेडिंग से समझ आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है इन द नेम ऑफ अ मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी को खुश करने के लिए यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, सब हेडिंग में लिखा है द एनआरसी इन असम, जो वहां पर लागू किया गया था उसकी रिस्क हम देख ही चुके हैं कि उसके कुछ लोगों को इंक्लूड करना और कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना हमारे लिए कितना भारी पड़ सकता है। क्योंकि असम में जिस तरह की राइट्स हुई हैं सीएए के पास होने के बाद, उससे हम समझ सकते हैं कि अगर ये पूरे नेशन में लागू हो गया तो किस तरह की, किस लेवल की प्रोटेस्ट यहाँ पे चालू हो सकती हैं। ठीक है, अब कैब के बारे में बात हो रही है कि ये जो आर्टिकल है ये तब लिखा गया था जिस वीक कैब को पास कर दिया था दोनों हाउसेस ने, यानी कि अब ये जो कैब है, जो बिल है, वो एक एक्ट बन चुका था या लॉ बन चुका था, जो कि नॉन मुस्लिम्स जो भागे हुए हैं फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, उन सबको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। अब क्योंकि इन तीनों ही कंट्रीज का जो स्टेट रिलीजन है वो है इस्लाम, तो जो बाकी जितने रिलीजन्स हैं उनके साथ प्रोसिक्यूशन होता है, उन्हें अपना जो रिलीजन है उसे वर्शिप नहीं करने दिया जाता, और भी कई सारे रेगुलेशंस होते हैं उनपे। तो यहाँ पे इन नॉन मुस्लिम्स को, अगर ये यहाँ पे भागकर इंडिया आते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे इन्हें सिटीजनशिप मिलने की बात हो रही है। लेकिन जो मुस्लिम्स वहां से आएंगे इन तीनों कंट्रीज से, उन्हें कोई सिटीजनशिप नहीं देगा। इसके अलावा इन तीन कंट्रीज के अलावा किसी और कंट्री से कोई माइग्रेंट आता है तो उसे भी सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत ही रीजनेबल ग्राउंड है प्रोटेक्शन देने का। प्रॉब्लम इतना है कि कैब जो है वो सारी कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, वो मुस्लिम्स को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, वो स्पेसिफिकली सिर्फ मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर रहा है इस चीज से। जबकि ऐसा नहीं है कि इन तीन कंट्रीज के अंदर मुस्लिम्स के साथ प्रोसिक्यूशन ना हो रहा हो। कई सारे ऐसे, जैसे हजाराज है अफगानिस्तान में, तो उनके साथ भी प्रोसिक्यूशन होता है, तो लेकिन उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर वो भागकर इंडिया आते हैं तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है ऑर्डर के हिसाब से। इनफैक्ट जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्रीज है, जैसे म्यांमार है, वहां पे भी मुस्लिम्स के साथ, रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ वहां पे प्रोसिक्यूशन होता है, तो उन्हें भी तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मेजोरिटेरियन नोशन है, यानी कि ऐसा नोशन बीजेपी का है, बीजेपी का आइडिया है ये कि इंडिया को ये चीज पसंद आई क्योंकि इंडिया के अंदर मेजोरिटी जो है वो हिंदूज हैं। तो ये जो नोशन है रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप का, ये बीजेपी को लग सकता है सही, लेकिन इंडिया के जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई है। ठीक है, इसके अलावा भी ये जो व्यू है ये कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल एलियन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी स्पिरिट में कहा गया है कि भाई सेक्युलर होगा इंडिया। ठीक है, तो सारे रिलीजन्स को हम इक्वली ट्रीट करने वाले थे, ये बात कही गई थी। अब अगर आप स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करने वाले हो तो फिर वहां पे सेक्युलरिज्म की बात तो पूरी गलत हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो कैब का सपोर्ट करते हैं लोग, उनका ये कहना है कि कैब जो है वो पूरी तरह से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब कि उसके अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई हम लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं तो अच्छी बात है ये। ठीक है, तो इसके अंदर भी उनका ये कहना है कि जो पार्टीशन के टाइम पे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आई थी वो सब अब सॉल्व हो सकती है, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे कई सारे लोग थे जिन्हें पता नहीं था कि शायद बाद में पाकिस्तान बनेगा या बांग्लादेश जो भी बनेगा उसके अंदर हम अच्छे से रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, तो वो लोग भी वहां चले गए थे। लेकिन अब उनके साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो अब उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, अब हम लोग कहीं और माइग्रेट कर जाते हैं। तो उनके साथ जो बुरा हुआ है पार्टीशन के टाइम पे वो ठीक करने का टाइम आ गया है और वो उसे ठीक करेगा सीएए। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर कैब जो है वो पूरी तरह से इक्वल एंड इंक्लूसिव सिटीजनशिप जो है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था उसे पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंड इंक्लूसिव सिटीजनशिप नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जो सिटीजनशिप लॉ में चेंजेस आए हैं उनकी बात करते हैं। मतलब शुरुआत में ऑब्वियसली सिटीजनशिप लॉ इस तरह का नहीं था जिस तरह का अभी बन गया है। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो कैब है उसे हम एनआरसी से डिफरेंट नहीं मान सकते, क्योंकि कैब और एनआरसी दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जबकि जो होम मिनिस्टर है हमारे और जो लॉ मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि एनआरसी जो है वो प्रोटेक्ट करती है कंट्री को फ्रॉम इलीगल माइग्रेंट्स, यानी कि एनआरसी एक तरह से इलीगल माइग्रेंट्स को कंट्री से बाहर भेजने का तरीका है, और जो कैब है वो रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। यानी कि
कैब से हम ये मानते हैं कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं वो सब इनोसेंट हैं, वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हैं और उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। जबकि एनआरसी जो है उसकी मदद से हम मुस्लिम्स को इंडिया से बाहर निकालेंगे ये बोल के कि वो इलीगल माइग्रेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टिंक्शन बता रहे हैं ये कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमित शाह जी ने खुद ने एक डिबेट, एक स्पीच दिया था वेस्ट बंगाल में। वहां पर उन्होंने कहा था कि भाई एनआरसी जो है वो वेस्ट बंगाल में आएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी काफी ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि बांग्लादेश से आते रहते हैं वहां पे माइग्रेंट्स, तो वहां पे वो आएगा, लेकिन कैब के पास होने के बाद, यानी कि जब तक ये इंश्योर ना हो जाए कि जितने भी हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन या क्रिश्चियन रेफ्यूजीज हैं उन सबको सिटीजनशिप मिल रही है, तब तक एनआरसी नहीं बनाया जाएगा। यानी कि इन सारे रिलीजन के लोगों को इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन मुस्लिम्स को इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा और उन्हें वापस अपनी कंट्री में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब जो पास हो गया जब कैब, उसके बाद मिस्टर शाह जी ने ये साफ कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि नेशन वाइड एनआरसी बहुत जल्दी फॉलो होने वाला है। ठीक है, भले ये अलग अलग दिख रहे हो हमें, कैब और एनआरसी, हो सकता है इनके गोल्स अलग अलग दिख रहे हो हमें, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट ये दोनों ही हमारी टेंडेंसी को दिखाते हैं, टेंडेंसी है टुवर्ड्स जस्ट सैंग्विनीज इन द सिटीजनशिप लॉ ऑफ इंडिया। अब शुरुआत में क्या हुआ था इंडिया में, जब बिल्कुल शुरुआत में सिटीजनशिप लॉ बना था तब फॉलो होता था जस्ट सॉली, यानी कि जो लोग भी इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, वो लोग सब इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे, है ना। उसके बाद में जस्ट सैंग्विनीज जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं सिंस 1986 में जो अमेंडमेंट आया था, उसके बाद 2003 में भी एक अमेंडमेंट आया था। इन सारे अमेंडमेंट्स के बाद यहाँ पर भी अभी जो कैब और एनआरसी हुए हैं उनके अंदर हम ये मान सकते हैं कि हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स जस्ट सैंग्विनीज, यानी कि हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स गिविंग सिटीजनशिप टू डिसेंडेंट्स। यानी कि ऑब्वियस सी बात है जितने भी हिंदूज हैं वो सब पैदा तो इंडिया में ही हुए होंगे, राइट, सिख्स हैं या जैन्स है वो सब इंडिया में ही पैदा हुए होंगे, लेकिन किसी वजह से पार्टीशन के टाइम पे वो दूसरी कंट्रीज में चले गए। तो अब जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि जिनके भी फादर्स, ग्रैंडफादर्स, कोई भी जो डिसेंडेंट्स है या एंसेस्टर्स है जो इंडिया में रहते थे, तो उन्हें सबको सिटीजनशिप मिल रही है अब, है ना। तो यहाँ पे मेनली ये कहा जा रहा है कि जस्ट सैंग्विनीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं जो कि हमारी कंट्री में मेजॉरिटी के अंदर हैं, और हम मुस्लिम्स को सिटीजनशिप इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं थे, यानी कि इंडिया में पैदा नहीं हुए थे या इंडियन डिसेंडेंट्स नहीं थे, वो दूसरी कंट्रीज से आए हुए थे। ठीक है, तो ये जो है 2003 में इलीगल माइग्रेंट्स की कैटेगरी डाली गई थी सिटीजनशिप लॉ के अंदर, और उसके अंदर जो प्रोविजन था सिटीजनशिप बाय बर्थ वो जो है वो निकल गया था, और उसके बाद से जस्ट सैंग्विनीज आने लगा था, जिसकी वजह से एनआरसी और कैब जो है वो इमर्ज हुए हैं। यानी कि सिटीजनशिप बाय बर्थ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ठीक है, तो ये जो सिटीजनशिप है रूल्स थे 2003 के, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया का, उन सबको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स दिए थे। ठीक है, उसके अलावा एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा था, 2003 की बात है ये, और वहां पर एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑफ द एनआरसी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सब जगह जो है सिटीजन्स का पूरा एक रिकॉर्ड रखा जा रहा था कि कितने हमारे यहाँ पे सिटीजन्स हैं और कौन कौन बाहर से आया हुआ है। तो यहाँ पे इन रूल्स के अंडर ये देखा गया कि जो रजिस्ट्रार जनरल है सिटीजन रजिस्ट्रेशन के, वो कलेक्ट करते थे घर घर जाके कि भाई कौन कौन इंडिविजुअल्स हैं, किसकी कौन सी फैमिली है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होता था कि इस घर में ये इंसान रहता है, ये इस जगह से, मतलब इस जगह पैदा हुआ था, इसके फादर यहाँ पैदा हुए थे, ये सब बातें होती थी। लेकिन इस सब का जनरल रूल का एक एक्सेप्शन था, और एक एक्सेप्शन जो था वो था असम में, वहां पे एक डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो होता था ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स। यहाँ पर जो है सिटीजनशिप स्टेटस बेस होता था ऑन द एनआरसी ऑफ 1951, बट यहाँ पे इलेक्ट्रल रोल्स भी देखे जाते थे अप टू मिडनाइट ऑफ मार्च 24, 1971।
यानी कि बाकी जो स्टेट्स थे इंडिया के अंदर, वहां पे आपको सिटीजन माना जाता था अगर आप एनआरसी 1951 के अंदर आपके फादर, ग्रैंडफादर या आपके कोई एंसेस्टर जो है वो रजिस्टर्ड थे। लेकिन असम के अंदर ऐसा नहीं था। असम में एनआरसी 1951 भी फॉलो हो रहा था, साथ ही साथ इन्होंने इलेक्टोरल रूल्स भी देखे अप टू द मिडनाइट ऑफ मार्च 24, 1971, जब तक कि जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं उस टाइम पे बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हो रहा था, तो उस टाइम पे काफी सारे बांग्लादेशी माइग्रेट करके इंडिया में आए थे, तो तब तक का यहाँ पे रिकॉर्ड देखा जाता है। उन सब माइग्रेंट्स को भी इंडियन सिटीजन्स माना जा रहा था उस टाइम पर, 2003 में जब सिटीजनशिप मिली थी तब। ठीक है, तो जो पर्पस था एनआरसी का था वो ये था कि जितने भी फॉरेनर्स हैं या इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हम इंडिया से बाहर भेजते, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया के लोगों के लिए एक थ्रेट है। अब माइनॉरिटी ग्रुप्स को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है इन सारे इलीगल माइग्रेंट्स के ग्रुप से। ठीक है, अब ये जो दूसरी चीज है, 2003 में अमेंडमेंट आया था जिसने अभी के कैब का फॉर्म लिया है, उसके अंदर एग्जेम्पशन था टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, क्रिश्चियंस फ्रॉम 3 कंट्रीज दैट इज बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 2003 में ऑलरेडी आ चुका था, जिसके अंदर ये सारे लोग जो हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स की कैटेगरी में आते ही नहीं थे, तब से ही नहीं आ रहे हैं ये। ठीक है, अभी नहीं आया है ये। और जो कैब है वो सिटीजनशिप लॉ, ये जो पहले का था, पुराना था, उसी के साथ साथ चल रहा है। साथ ही साथ में आप देखेंगे पासपोर्ट एक्ट जो है 1920 का, फॉरेनर्स एक्ट जो है 1946 का, वो सब भी इसी बेसिस पे चल रहे हैं, जो कि 2015 और 2016 में अमेंड किए गए थे, जिसके हिसाब से ये सारी जो कम्युनिटीज हैं इन 3 कंट्रीज से, उन सबको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ये कट ऑफ डेट रखता है ऑफ December 31, 2014, जो कि इन सारे इलीगल माइग्रेंट्स को एग्जेम्प्ट करता है कि भाई आपको वापस अपनी कंट्री नहीं भेजा जाएगा अगर आप 2014 से पहले पहले आए हो और आप इन 3 कंट्रीज और इन सारी कम्युनिटीज से हो, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, अब एक PIL फाइल की गई है बाय द असम सम्मिलित महासंघ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, जहां पे कहा गया कि भाई आपने पूरे इंडिया में कट ऑफ डेट सेम रखी है, लेकिन सिर्फ आसाम में कट ऑफ डेट ये क्यों रखी है मार्च 24, 1971 बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986। 1986 में ये कट ऑफ डेट रखी गई थी कि भाई 1971 तक जितने भी आए हैं आसाम में माइग्रेंट्स, उन सबको भी सिटीजन्स माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 6 में पूरे कंट्री के लिए कट ऑफ डेट अलग रखी गई है, दैट वाज कि एनआरसी 1951 के अंदर जितने भी जिसके भी फादर या ग्रैंडफादर या जो भी है एंसेस्टर्स वो सब पैदा हुए हैं, तो उनकी वो कट ऑफ है, जबकि असम के लिए अलग कट ऑफ है, तो ये गलत है। ऐसा ये जो PIL है वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, इसका अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया है। अभी जो कैप है ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा, और ये जो कट ऑफ डेट है इसको कई सालों के लिए आगे बढ़ा देगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2014 कर दिया गया है अब इस डेट को, तो ये बहुत आगे बढ़ गया है। अब ये जो क्लेम है कि कैप जो है वो वायलेट नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन को, इसे इस बात को ये बात रिफ्लेक्ट होती है इन द रिकमेंडेशंस ऑफ JPC। अब JPC क्या है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी है जो बनाई गई थी, जिसने एडवाइस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने उनको बोला था कि आप क्या करो कि ये जो कैब है, ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जा रहा हो, इसलिए आप इसके अंदर एक ब्रॉड टर्म यूज करो, आप लिखो इसमें परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है ये जो 3 कंट्रीज है इसमें परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज कौन सी होंगी? जनरली वो होंगी जो मुस्लिम्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आप वर्ड लिखोगे तो ये ऐसा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ मुस्लिम्स को अलग कर रहे हो या मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, और ये फिर आर्टिकल 14 जो है हमारा, जो राइट टू इक्वालिटी है, उसे भी वायलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो कैब है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज वर्ड का इस्तेमाल करती है, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज का इस्तेमाल करती है, और ये कहती है कि भाई ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन हम सिटीजनशिप देंगे। अभी जो नोटिफिकेशंस आए थे सितंबर 2015 और 2016 में, जो कि पासपोर्ट और फॉरेनर एक्ट के ऊपर थे, उसके अंदर भी यही टर्म इस्तेमाल हुआ था, रिलीजियस परसिक्यूशन। ठीक है, तो ये जो रिलीजियस परसिक्यूशन वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है वो JPC कहती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी कहती है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस किया गया है, वो इंटेलिजिबल भी है और रीजनेबल भी है।
और साथ ही साथ में इसने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो था पुराना, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार हबीब, उसे भी इसके अंदर कोट किया है कि इस जजमेंट के अंदर से भी हमें ये पता चलता है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो वो इंटेलिजिबल और रीजनेबल दोनों है। अब इंटेलिजिबल और रीजनेबल वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो डिफरेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई हमारे पास रीजन हो या लॉजिक हो। तो लॉजिक यही था कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज थी ये तीनों ही कंट्रीज के अंदर, क्योंकि स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम था, वहां पे मेजोरिटी में मुस्लिम्स रहते हैं, तो जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है ऑब्वियसली उनके साथ ही परसिक्यूशन होगा, इसीलिए इसे इंटेलिजिबल और रीजनेबल डिस्टिंक्शन बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर जो है वो बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस का, कि क्या ये एक्चुअली में रीजनेबल है। तो जेपीसी जो है वो ये एक बात को ओवरलुक कर देती है। ठीक है, एक बात उसके ध्यान में नहीं आई, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इसके अंदर क्राइटेरिया और डाला है, जिसके अंदर जो क्राइटेरिया है इंटेलिजिबिलिटी का, वो ये कहता है कि सबसे पहले तो आप क्लासिफिकेशन का रीजन बताएं। ठीक है, और रीजन के बाद में आपका जो रीजन है वो पहली बात तो आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करना चाहिए, यानी कि आप राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं कर रहे हो, और साथ ही साथ में आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हो, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर रहे, और आप स्टेट पावर का गलत इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो। तो ये जो तीनों ही चीजें हैं, इनके अंदर ये तीनों ही चीजें फॉलो होनी चाहिए। जबकि आर्टिकल 14 हो सकता है कि ये लोग वायलेट ना कर रहे हो, लेकिन ये लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और इसके अलावा स्टेट पावर का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2009 में बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक जजमेंट आया था, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो ये कहता है कि यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए इस क्लासिफिकेशन का, जो कि जुडिशियल स्क्रूटिनी में आना चाहिए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको अच्छे से स्क्रूटिनाइज करे, अच्छे से देखे कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है इस तरह के इंटेलिजिबल या रीजनेबल क्लासिफिकेशन का या डिफरेंशिएशन का या डिस्क्रिमिनेशन का, कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कैब के अंदर क्या वो एक्चुअली में रीजनेबल है या नहीं है, ये हमारी जुडिशरी को स्क्रूटिनाइज करना चाहिए। है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट क्यों सिटीजनशिप लॉ को बदलना चाह रही है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज। क्यों नहीं वो पहले की ही तरह जो चलता आ रहा है इतने टाइम से उसे नहीं चलने दे रही है, क्यों वो नया तरीका निकाल रही है, जबकि इसके कई सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, पहले भी प्रेजेंट थे। ठीक है, जैसे कि पहले के टाइम पे जो रेफ्यूजीज आते थे वेस्ट पाकिस्तान से, उन्हें हम जो है लॉन्ग टर्म वीजाज दे दिया करते थे, और फिर उन्होंने कहते थे कि अगर आप इतने सालों तक इंडिया में रहेंगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जबकि सीएए की अगर हम बात करें तो वहां पे रेफ्यूजीज को कोई ज्यादा खास बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके साथ में रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है। ठीक है, तो उसे प्रूव करने के लिए उन्हें कितनी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए इसके अलावा भी पार्टीशन के जस्ट बाद में डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की एक कैटेगरी बनाई गई थी, जिसके अंदर भी ये चीज हुई थी कि पार्टीशन के टाइम पे जो लोग वहां से आए हैं उन सबको जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप दे दी गई थी, और इसके लिए इनकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई थी। तो ये दो तरीके पहले इस्तेमाल होते थे, तो क्या ये तरीके फिर से इस्तेमाल नहीं हो सकते। यहाँ पे सीएए क्यों लाया गया है, सिटीजनशिप लॉ को चेंज क्यों किया गया है, ये ऑथर को समझ नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो रीसेंट डिबेट्स हैं वो सबसे इस बात पे चल रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है इसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं ये कह रहे हैं कि कैब आपको नहीं लाना है, और साइमल्टेनियसली ये भी कह रहे हैं कि एनआरसी लाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये मानना है कि कैब की वजह से जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ज्यादातर इलीगल माइग्रेंट्स क्योंकि बांग्लादेश से जो आए हैं वो हिंदू बंगालीज हैं, तो वो सब असम में ही रह जाएंगे। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं असम के मेनली, वो लोग इसे रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इलीगल माइग्रेंट्स आकर और उनके स्टेट में रहें। ठीक है, उनकी जॉब्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े उनको। ठीक है, तो इस वजह से कैब को रेजिस्ट किया जा रहा है और एनआरसी लाने की बात हो रही है, जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेंट्स को सबको बाहर भेज दिया जाएगा कंट्री से। वेस्ट बंगाल इसका एक एक्सेप्शन है, वहां पर ऐसा प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है उतना ज्यादा। और इसके अलावा जो रियलिटी है इन सब चीजों को इम्पोज करने की, जब हम उसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे कैब और एनआरसी को, तब
देख सकते हैं हम फ्यूचर में, लेकिन असम में इस चीज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस चीज की जो रिस्क्स इन्वॉल्व है, यानी कि कैब और एनआरसी लागू करने की जो रिस्क्स हैं वो हम अभी से ही देख चुके हैं असम में, क्योंकि वहां पे जिस तरह की प्रोटेस्ट हो रही है, अगर पूरे नेशन में एक एनआरसी लगा दिया जाए तो किस तरह की प्रोटेस्ट होंगी ये हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो अभी के टाइम पे सिर्फ इतनी सी होप है कि जो हमारी जुडिशरी है और जो सिविल सोसाइटी है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को थोड़ा रिस्टोर कर पाए, थोड़ा ठीक कर पाए, क्योंकि कैब और एनआरसी जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्री में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके इफेक्ट्स जो हैं, उसके जो रिस्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत हार्मफुल हो सकता है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसा कि हमने आसाम में देख ही लिया है। तो उसे दो ही लोग संभाल सकते हैं, एक तो हमारी सिविल सोसाइटी, हम लोग संभाल सकते हैं, या फिर जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है? मुझे लगता है पैसेज जो है ये प्राइमरीली यही कहना चाहता है कि जो अभी के टाइम पे कैब और एनआरसी लागू किया जा रहा है उसके इफेक्ट्स अच्छे नहीं होने वाले हैं, तो हमें उसे संभालना पड़ेगा। शायद हमारी जुडिशरी इसमें कोई मदद कर सकती है। A है, the CAB changes the idea of equal and inclusive citizenship promised in the Constitution, as it does not include all communities that suffered religious persecution and explicitly excludes Muslims who suffered persecution in specified countries and other non-Muslim majority countries like Myanmar. Statement बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पैसेज का ये मेन एम नहीं था। पैसेज में सिर्फ एक ही जगह पर ये दे रखा है। The judiciary and civil society should restore constitutional and democratic politics because this majoritarian notion of religion-based citizenship through CAA, although intrinsic to BJP's idea of India, is not shared by majority of people. There are risks involved as evident in the case of Assam. ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो सकती है कंट्री में। इसी की वजह से हमारी जुडिशरी और सिविल सोसाइटी को कोशिश करके इस पॉलिटिक्स को रिस्टोर करना पड़ेगा। CAA और जो NRC है उसके इम्प्लीमेंटेशन को रोकना पड़ेगा। Both CAB and NRC represent the tendency towards just sanguinis in the citizenship law in India, which commenced in 1986, became definitive in 2003 and has reached its culmination in the contemporary moment. Again, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक ही जगह पे दिया हुआ है, पैसेज का सेंट्रल आइडिया नहीं है। The CAB and NRC are distinct. The NRC protects the country against illegal migrants and CAB protects refugees. This, however, is incommensurate with the election speeches made by BJP leaders. Again, statement correct है, passage का primary purpose ये बताना नहीं था, so यहाँ पे B option correct होना चाहिए। Question number 2, passage के हिसाब से इनमें से कौन सा statement CAB के बारे में सही है? First है, Muslims have suffered religious persecution in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh and other non-Muslim majority countries like Myanmar. स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन कैब के बारे में नहीं है ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक कम्युनिटी के बारे में है, सो ये तो गलत हो जाएगा। CAB passed in both houses this week promises to give protection of citizenship to all the migrants who fled to India to escape religious persecution in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Again, ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे माइग्रेंट्स को नहीं मिलेगी सिटीजनशिप। मुस्लिम्स को छोड़ के जितने भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उन्हीं को सिर्फ सिटीजनशिप मिलने वाली है। CAB is non-discriminatory and its objectives are justifiable because religious persecution is a reasonable ground for protection of minorities. ये भी गलत है ऑदर के ओपिनियन से। ठीक है, हमें जो आर्टिकल में लिखा हुआ है उसके ओपिनियन पे ध्यान देना है, हमें अपना ओपिनियन नहीं देना है। तो उनके ओपिनियन के हिसाब से थर्ड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि CAB पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है विथ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो यहाँ पे मुझे लगता है डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन CAB एंड NRC अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो कि आपको पैसेज में पहले से दी गई है? तो मुझे लगता है यहाँ पे जो एक रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं वो ये है कि एक तरह से अगर आप NRC या जो रजिस्टर है सिटीजन्स का, उससे आप ये पता लगाओगे कि कितने इलीगल माइग्रेंट्स है, तो फिर CAB की वजह से जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स है उसमें से मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो यही रिलेशनशिप हुआ दोनों के बीच में। A है, the Home Minister and Law Minister have clarified that the CAB and NRC are distinct. The NRC protects the country against illegal migrants and the CAB protects refugees.
स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये रिलेशनशिप नहीं बता रहा इन दोनों के बीच में। ये तो कह रहा है कि ये दोनों चीजें अलग अलग है एक दूसरे से, इन दोनों के बीच में कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत होगा। Speaking in Kolkata earlier this year, Amit Shah had promised an NRC in West Bengal, but only after the passage of CAB to ensure that no Hindu, Buddhist, Sikh, Jain and Christian refugee is denied citizenship for being an illegal migrant. ये बात बिल्कुल सही है। इससे हमें पता चलता है कि क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने पहले कैब लगा दिया यानी कि अब जो भी इलीगल माइग्रेंट्स है उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम्स आते हैं जो कि इन तीनों कंट्रीज के हैं और इसके अलावा कोई और कंट्री का इलीगल माइग्रेंट हो, तो यानी कि अब इलीगल माइग्रेंट्स में से ये जो सारी कम्युनिटीज हैं इन तीन कंट्रीज से वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। अगर नेशनल रजिस्टर में इनका नाम आ भी जाता है कि ये हमारे सिटीजन्स नहीं है तो भी इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। Both CAB and NRC represent the tendency towards just sanguinis in the citizenship law in India, which commenced in 1986, became definitive in 2003. तो ये बात जो है ये करेक्ट है इनके बारे में, लेकिन ये इन दोनों की एक कॉमन बात बता रहा है, ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप नहीं बता रहा है। सो सी भी गलत होगा। The focus in the recent parliamentary debates for various reasons was the eastern border. States in the region have registered the CAB and simultaneously asked for an NRC. ये भी गलत होगा। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये CAB और NRC का रिलेशनशिप नहीं बता रहा है। सो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पैसेज के हिसाब से सिटीजनशिप रूल्स जो 2003 में बनाए गए थे उनके बारे में क्या सच है? A है, in 2003 the insertion of the category illegal migrants in provision of citizenship by descent became the hinge from which NRC and CAB later emerged. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिटीजनशिप बाय बर्थ दिया गया था 2003 से पहले और उसके अंदर ऐड हुआ था इलीगल माइग्रेंट्स वाली कैटेगरी। The tendency towards just sanguinis in the citizenship law in India, which commenced in 1986 and became definitive in 2003, has reached its end in the contemporary moment. ये बात गलत है। हम तो इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी मोमेंट या अभी जो कैब और एनआरसी है उसे जन्म दिया है इस टेंडेंसी ने, ठीक है। इस कैब और एनआरसी से ये टेंडेंसी खत्म नहीं हो रही है। सो यहाँ पे ये जो एंड वर्ड है ना, इससे ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाता है। The citizenship rules of 2003 made registration of all citizens of India, issue of national identity cards, maintenance of national population register and establishment of NRC by central government compulsory. ये बात बिल्कुल सही है, ये पैसेज में लिखी भी गई है। In an exception to the general rule, Assam has followed a different procedure of inviting applicants with particulars of each family and individual on their citizenship status based on the NRC 1951. ये भी गलत है, क्योंकि असम के अंदर completely NRC 1951 पे बेस्ड नहीं है। इनके अंदर इलेक्ट्रल रोल्स भी देखते हैं ये 1971 के अंदर मार्च 24 तक के। सो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज के हिसाब से जो CAA है क्या वो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस को पास कर पाता है, और करता है तो क्यों, नहीं करता है तो क्यों नहीं करता? ठीक है, तो मुझे लगता है रीजनेबलनेस का टेस्ट वो पास नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। उनके ओपिनियन के हिसाब से जो JPC है वो एक चीज को ओवरलुक करती है और उसकी वजह से ही हम कह सकते हैं कि CAA जो है वो रीजनेबल नहीं है, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे येस वाले ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, नो वाले के अंदर देखते हैं। नो, बिकॉज JPC appears to have overlooked conditions that Supreme Court laid down, जिसके अंदर ये कहा गया था कि इंटेलिजिबिलिटी ऑफ डिफरेंशिया होना चाहिए, रीजनेबलनेस होना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ में आर्टिकल 14 को वो वायलेट नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है और प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ स्टेट पावर भी होता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें फॉलो नहीं कर रहा है CAA, इसलिए वो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस को भी पास नहीं कर पाएगा। सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। C है नो, बिकॉज CAB does not include all communities that suffered religious persecution and explicitly exclude Muslims who suffered persecution in specific countries. ये गलत होगा क्योंकि ये ऑदर का मानना था और ऑदर का ये नहीं कहना था कि इसकी वजह से ये रीजनेबल नहीं है। उनका सिंपली ये कहना था कि वो एक कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में इन्होंने डाल दिया
माइनॉरिटी, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो उसके अंदर तो मुस्लिम्स आते ही नहीं है इन तीनों कंट्रीज में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। इसलिए ये जो सीएए है उसे जेपीसी रीजनेबल मान रही थी। सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पैसेज जो है वो इनमें से सारे सवालों के जवाब देता है एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। वो कौन सा क्वेश्चन है? ए है, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2003 वाज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन सिमिलर इन द होल कंट्री। हम जानते हैं सिमिलर नहीं था, असम के अंदर अलग था। सो इसका आंसर हमें पता है। What is not at par with the Article 6 of Indian Constitution, ये भी हम जानते हैं। वो ये है कि आर्टिकल 6 में अलग कट ऑफ डेट दे रखी है और जो असम है वहां पे अलग कट ऑफ डेट दे रखी है कि भाई 1971 तक जितने भी लोग आए थे इलेक्शंस के अंदर, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वो सब इंडियन सिटीजन्स माने जाएंगे। What protects CAB from the charge of violating the right to equality, ये भी दे रखा है। उसमें लिखा हुआ था कि भाई जेपीसी जो है उसने इस्तेमाल कर लिया वर्ड रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस परसिक्यूशन, जिसकी वजह से CAB जो है वो ऐसा लगता है कि वो वायलेट नहीं करता है राइट टू इक्वालिटी को। सो इसका आंसर भी हमें पता है। What are the risks involved in imposing a nationwide CAB and NRC? तो यहाँ पे हम exactly पैसेज के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम exactly नहीं बता सकते कि क्या risks involved हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई असम जो है उसके अंदर हमने देखा बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही हैं, तो इस वजह से हम ये मान रहे हैं कि भाई नेशन वाइड कैब और एनआरसी नहीं होना चाहिए। बाकी स्पेसिफाइड नहीं है पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से स्पेसिफाइड नहीं कि कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व है बट कौन सी है ये हम नहीं जानते। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, पैसेज से हम इनमें से किस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से पैसेज की समरी है ये, या फिर पैसेज का जो मेन हमें रिजल्ट निकलता हुआ दिख रहा है वो हमें बताना है। ए है, द कैब कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन, इट मस्ट बी सीन इन टैंडम विद द एनआरसी एंड अदर चेंजेस इन द सिटीजनशिप लॉ। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये पैसेज का कंक्लूजन नहीं हो सकता, पैसेज को समराइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सिंपली एक लाइन लिखी थी ऑथर ने एक जगह पे। B है, the government wants to impose the CAB to address the problem of refugees, but these refugees will not benefit from the law as they will have to go through the arduous procedure of proving religious persecution. Again, statement correct है, लेकिन पूरे passage को ये conclude नहीं कर रहा है। ठीक है, those in support of the CAB have rallied around the argument that it is non-discriminatory and its objectives are justifiable. In doing so, they have invoked the moral imperative of correcting a perceived past wrong, in this case the partition. ये भी गलत होगा, ये भी क्योंकि सिर्फ एक पार्ट में लिखा हुआ है पैसेज के, पूरे पैसेज का जो रिजल्ट है वो ये नहीं निकलता। The majoritarian notion of religion-based citizenship is problematic as it doesn't include all the communities that have suffered religious persecution and involves a plethora of risks. The only hope is the judiciary and the civil society. ये बात जो है बिल्कुल सही है। ऑथर का ओपिनियन यही है कि ये जो रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप है ये सही नहीं है, क्योंकि ये सबको इंक्लूड नहीं करती, प्लस इसके कई सारे रिस्क भी हो सकते हैं, और लास्ट होप जो है ऑथर की वो जुडिशरी और सिविल सोसाइटी है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करता है द टर्म जस्ट सैंग्विनीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जस्ट सैंग्विनीज का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब यही होता है कि आप बाय डिसेंट किसी को सिटीजनशिप दे रहे हो। ठीक है, A है, just sanguinis is the principle of law by which citizenship is provided on the basis of birth in a specified country। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था just soli होता है, जिसका मतलब होता है कि आप बर्थ के बेसिस पे सिटीजनशिप दे रहे हो, और just sanguinis का मतलब होता है कि आप डिसेंट के बेसिस पे दे रहे हो, यानी कि किसी की मदर, फादर, ग्रैंडफादर, कोई भी इंडिया के अंदर अगर पैदा हुआ है तो उसे भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। Just sanguinis is the principle of nationality law by which a person acquires citizenship through their parents. ये भी entirely correct नहीं है, ये best explanation नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ parents involved नहीं थे, पहले के जो laws थे उसमें grandparents, उससे पहले वाले ancestors वगैरह भी involved थे। Just sanguinis is the principle of law by which citizenship is
प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, ये भी गलत है। रिलीजियस परसिक्यूशन वाली बात अभी अभी आई है, ठीक है, पहले नहीं थी। प्लस जस्ट सैंग्विनीज का मतलब ये होता भी नहीं है। जस्ट सैंग्विनीज इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनैलिटी लॉ बाय विच अ पर्सन अक्वायर्स सिटीजनशिप थ्रू देयर पेरेंट्स और एंसेस्टर्स नेशनैलिटी और एथनिसिटी, ठीक है, ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है। हम यही कह रहे हैं कि जस्ट सैंग्विनीज जो है वो इसी तरह की बात करता है कि हमारे जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो हमें भी सिटीजनशिप मिल सकती है। ये जस्ट सैंग्विनीज का लॉ है। सो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, पैसेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से इनमें से क्या करेक्ट क्रोनोलॉजी है इवेंट्स की जो कि CAA के बनने के अंदर लीड हुए हैं, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ जिसकी वजह से आज CAA बना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 6 ग्रांटेड सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स दैट केम बिफोर 19 जुलाई 1948. New citizenship rules were added in 1986 and then in 2003. ये बात गलत है। ऐसा आपको पहली बात तो आर्टिकल 6 जो है उसके अंदर 19 जुलाई से पहले वाले आने वाले माइग्रेंट्स के बारे में लिखा है, लेकिन उसके बाद 1986, 2003 उसके बाद में भी कई सारी चीज़ें हुई हैं। जैसा आप जानते हैं पासपोर्ट्स एक्ट हुआ है, फॉरेनर्स एक्ट हुआ है, तो वो सारी बातें इसमें नहीं लिखी गई हैं। The cut-off date set for Assam by Citizenship Amendment Act 1986 is March 24, 1971, which deviated from the date specified in Article 6 that applies to the rest of the country. ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ऑब्वियसली ये क्रोनोलॉजी नहीं बता रहा है हमें इवेंट्स की कि भाई पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, किस तरह से CAA लागू हुआ। C है आर्टिकल 6 granted citizenship to migrants that came before 19 July 1948. New citizenship rules were added in 1986 and then in 2003. ये बात भी करेक्ट है, 1986 में भी हुआ था, 2003 में फिर इलीगल माइग्रेंट्स ऐड किया गया था उसमें। उसके बाद में December 31, 2014 was set as date of eligibility of illegal migrants for exemption in the Passport Act 1920, Foreigners Act 1946. उसके बाद में आया CAA। तो इसके अंदर सारे ही इवेंट्स दिए गए हैं जो इस पैसेज के अंदर दिए गए थे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रखा है। The cap brings the citizenship law in line with exemptions already made in Passport Act and Foreigners Act through executive orders in September 2015 and July 2016. अब ये पूरा हमने इन दोनों एक्ट्स के बारे में ही बता रखा है इस ऑप्शन में, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्रोनोलॉजी नहीं बता रहे हैं पूरी, यानी कि इस साल में क्या हुआ, फिर इस साल में क्या हुआ, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ये सब नहीं बता पा रहे हैं, एक ही पॉइंट पर लगे हुए हैं ये लोग। सो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसमें एक पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि ऑथर के एटीट्यूड को बताता है टुवर्ड्स द पासेज ऑफ कैब, यानी कि कैब के बारे में क्या एटीट्यूड है ऑथर का। A है लॉजिकल, ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट होगी क्योंकि ऑब्वियसली पैसेज में ऑथर ने कहीं भी आप देखेंगे एग्जैक्टली ये नहीं बोला है कि कैब उन्हें पसंद नहीं है, बट उन्होंने लॉजिकल तरीके से इस चीज़ को अप्रोच किया है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर ये सारी फॉल्ट्स हैं, या ये डिस्क्रिमिनेटरी है, या फिर इसके अंदर जो रीजनेबिलिटी है उसका टेस्ट ये पास नहीं कर पा रहा है, या फिर अब जो है पुराने ऑल्टरनेटिव्स को ही हमें प्रेफर करना चाहिए था क्योंकि अभी वाला जो ऑल्टरनेटिव है वो शायद सिटीजन्स के लिए या जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इनफैक्ट जिनको सिटीजनशिप चाहिए उनके लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है क्योंकि उन्हें रिलीजियस परसिक्यूशन प्रूव करना पड़ेगा। तो कई सारी बातें हर एंगल से एनालाइज करी है ऑथर ने, इसलिए काफी लॉजिकल आर्टिकल था। बी है ऑप्टिमिस्टिक, ये गलत होगा क्योंकि ऑब्वियसली ऑथर का कैब की तरफ ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। उनका ये मानना है इनफैक्ट कि कैब अगर आएगा तो काफी सारी रिस्क्स इन्वॉल्व है इसके अंदर और इसका इफेक्ट बुरा हो सकता है, तो होपफुल नहीं है वो इसके लिए। क्रिटिकल हम नहीं बोल सकते क्योंकि ऑथर की टोन क्रिटिकल नहीं थी, एटीट्यूड क्रिटिकल नहीं था। उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि ये जो कैब ये बहुत बुरा है या बहुत ही डेंजरस है, ऐसा है वैसा है, मतलब पूरी तरह से वो क्रिटिसाइज नहीं कर रही थी इस कैब को, बट वो लॉजिकल तरीके से समझा रही थी कि क्यों ये कैब जो है उसे पास नहीं किया जाना चाहिए या उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज काफी सारी रिस्क्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो क्रिटिकल भी गलत होगा।
सिनिकल जो है ये भी गलत होना चाहिए, क्योंकि सिनिकल का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल होप ही नहीं बची है कुछ, अब आपको लग रहा है कि दुनिया ही खत्म हो गई है बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऑथर को होप बची है। वो कहती हैं कि जुडिशरी और सिविल सोसाइटी से उन्हें बहुत ज्यादा होप्स हैं। सो यहाँ पे ए ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे। We have now reached the end of the session. Please like, share, comment and subscribe to let us know what you think about the video. Jai Hind.